वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से खंड क मूल्यांकन वाले सेक्शन को देखने वाले हैं। और हमने मूल्यांकन वाले सेक्शन से भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित प्रश्नों को देख लिया है, प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित तथ्यों को देख लिया है। आज हम महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित तथ्यों को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। पहला तथ्य है, भारतेंदु ने हिंदी गद्य की स्वरूप प्रतिष्ठा की। उनके सहयोगियों ने उसकी अभिव्यंजना में अभिवृद्धि की। गद्य की विविध विधाओं का सूत्रपात भी भारतेंदु युग में हुआ, किंतु भाषा परिष्कार तथा गद्य साहित्य के विविध रूपों का विकास अभी नहीं हो सका था। आचार्य द्विवेदी द्वारा यह परिष्कार एवं विकास संभव हुआ है। अच्छा, अगर हम देखें तो जो यह मूल्यांकन वाला सेक्शन है ये प्रारंभ हो रहा है भारतेंदु युग से। ठीक है, तो भारतेंदु युग के जो प्रमुख दो लेखक थे यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र, उनसे संबंधित हमने चीज़ों को देखा। अब अगर हम देखें तो द्विवेदी युग की जब बात आएगी तो द्विवेदी युग से प्रारंभ हो रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसी तरीके से आगे जितने भी रचनाकार आएंगे वो इसी क्रम से आएंगे। ठीक है, आधुनिक युग के बाद जितने भी कालखंड रहे हैं या जो भी अलग अलग प्रवृत्तियां रही हैं उन पर आधारित जितने भी उन पे जो मुख्य लेखक या रचनाकार रहे हैं उन पर केंद्रित ये मूल्यांकन वाला सेक्शन रहेगा। तो अभी हम देखें तो हम भारतेंदु युग से हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित तथ्यों को जाना। आज हम महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। दूसरा पॉइंट है, गद्यकार द्विवेदी आलोचक, निबंध लेखक, अनुवादक, संपादक तथा सुधारक एवं भाषा परिष्कारक के रूप में सामने आए। तो अगर हम देखें तो द्विवेदी जी आलोचक के रूप में भी विख्यात थे, निबंध लेखक के रूप में भी थे, अनुवादक के रूप में थे और संपादक के रूप में तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही ही है। अगला तथ्य है, आचार्य द्विवेदी का व्यक्तित्व तो सुधारवादी था। वस्तुतः उनका युग नैतिकता, मर्यादा एवं सुधारवाद की प्रवृत्तियों से भावित था। अगला तथ्य है, द्विवेदी जी के व्यक्तित्व में पूरा युग ही सिमट कर मूर्त हो गया था। उन्होंने भाषा के क्षेत्र में स्वयं अपना भी परिष्कार किया था। अन्य लेखकों की भाषा का सुधार करने में तो कभी कभी आपको समूचा निबंध स्वयं लिखना पड़ता था। आपने लोक रुचि का भी परिष्कार किया था। अगला तथ्य है, सरस्वती का लक्ष्य साहित्य सेवा ही नहीं, हिंदी पाठकों की असंस्कृत रुचि को परिष्कृत और आदर्शोन्मुख करना भी था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक प्रस्तावना के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व और उनके जो संपादक रूप है और साथ ही सरस्वती पत्रिका का जो उनका महत्व है उसको इसमें रेखांकित किया गया है। अगला शीर्षक है संपादक द्विवेदी। तो हम जानेंगे कि द्विवेदी जी का व्यक्तित्व एक संपादक के तौर पर कैसा रहा है और उसकी क्या भूमिका इन्होंने निभाई है। तो पहला तथ्य है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब से कब तक किया। तो 1903 से 1920 तक। उनके संपादन काल में सरस्वती निरंतर उन्नतिशील रही। अगला तथ्य है, सरस्वती का महत्व 3 दृष्टियों से है। वह 3 दृष्टियाँ कौन कौन सी है? तो महत्व इसका है, पहला तो एक तो इसके माध्यम से हिंदी भाषा का परिष्कार हुआ और हिंदी की वाक्य रचना एवं पदविन्यास में एक रूपता लाने की चेष्टा की गई। दूसरा, इसकी प्रेरणा से हिंदी में अनेक लेखक और कवि प्रतिष्ठित हुए। तीसरा जो था वह है इसी के माध्यम से हिंदी की नवीन गद्य विधाओं के विकास का पथ प्रशस्त हुआ। तो ये 3 महत्वपूर्ण दृष्टियाँ हमको दिखाई देती हैं सरस्वती पत्रिका में। इसके माध्यम से हिंदी भाषा का परिष्कार हुआ और हिंदी की वाक्य रचनाएं में पदविन्यास में एक रूपता लाने की चेष्टा की गई। दूसरा, इसकी प्रेरणा से हिंदी में अनेक लेखक और कवि प्रतिष्ठित हुए। तीसरा, इसी के माध्यम से हिंदी की नवीन गद्य विधाओं के विकास का पथ प्रशस्त हुआ। अगला तथ्य देखते हैं, यह अवश्य है कि सरस्वती के प्रकाशन के पूर्व कई महत्वपूर्ण पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी और सरस्वती के माध्यम से जो संपादन का आदर्श प्रतिष्ठित हुआ वह परंपरागत आदर्शों का ही उन्नयन था, किंतु जिस निष्ठा से द्विवेदी जी संपादन कार्य में लगे थे वह अन्यत्र दुर्लभ थी। अगला तथ्य है, द्विवेदी जी की एकांत निष्ठा के कारण ही सरस्वती में व्यक्तित्व और प्राणवत्ता की झलक मिलती थी। इस संबंध में पराडकर जैसे पत्रकार ने लिखा है। तो विष्णुराव पराडकर जो पत्रकार हैं उन्होंने लिखा है कि सन 1906 से जब मैंने स्वयं पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया, प्रतिमाह सरस्वती का अध्ययन करना मेरा एक कर्तव्य हो गया। मैं सरस्वती देखा करता था। संपादन सीखने के लिए सरस्वती का प्रत्येक अंग एक सर्वांगपूर्ण चित्र मालूम होता था। तो लक्ष्मी सागर शंकर व्यास की पुस्तक है पराडकर जी और पत्रकारिता, उसमें यह तथ्य व्यंजित है कि पत्रकार पराडकर जी स्वयं संपादक या संपादन लेखन के लिए सरस्वती पत्रिका को पढ़ा करते थे। ठीक है, उसका अध्ययन किया करते थे। तो इस रूप में अगर हम देखें तो सरस्वती का एक अपना महत्व था और उसका जो एक कह सकते हैं अपना मानदंड था। अगला तथ्य जो है वो है
पराडकर जी ने यह उद्गार पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए व्यक्त किए थे, इसलिए इसमें श्रद्धातिरेक भी हो सकता है, किंतु इसके मूल में महत्व की सहज स्वीकृति भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगला तथ्य है 1920 ईस्वी में द्विवेदी जी सरस्वती से अलग हुए और उनके साथ ही सरस्वती का प्रभाव भी क्रमशः क्षीण होता गया। द्विवेदी जी ने साहित्यिक व्यक्तित्व में संपादक का रूप ही सर्वोपरि है। द्विवेदी जी के साहित्यिक व्यक्तित्व में संपादक का रूप ही सर्वोपरि है। उनकी संपादन कला की समस्त विशेषताओं को लक्ष्य करते हुए डॉक्टर उदय भानु सिंह ने लिखा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो द्विवेदी जी के संपादक व्यक्तित्व को कौन उजागर कर रहे हैं? डॉक्टर उदय भानु सिंह, और वो लिखते हैं डॉक्टर उदय भानु सिंह लिखते हैं जनवरी 1903 से द्विवेदी जी ने, ये आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है, जनवरी 1903 से द्विवेदी जी ने संपादन आरंभ किया। पत्रिका के अंग अंग में उनकी प्रतिभा की झलक दिखलाई पड़ती। विषयों की अनेक रूपता, वस्तु योजना, संपादकीय टिप्पणियों, पुस्तक परीक्षा, पुस्तक समीक्षा होगा, चित्रों, चित्र परिचय, साहित्य समाचार के व्यंग चित्रों, मनोरंजक सामग्री, बाल विनोदोपयोगी, वनिता उपयोगी रचनाएं, प्रारंभिक विषय सूची, प्रूफ संशोधन और पर्यवेक्षण में सर्वत्र ही संपादन कला विशारद द्विवेदी का व्यक्तित्व चमक उठा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग में यह तथ्य उल्लिखित किया है डॉक्टर उदय भानु सिंह ने। अगला तथ्य है संपादक द्विवेदी के विषय में इतना ही कहना बस है कि सरस्वती 20वीं सदी के प्रथम 2 दशकों की साहित्यिक गतिविधियों की नियामिका बन गई थी। संपादन कला द्विवेदी जी के लिए जीवन यापन का साधन नहीं, जीवन साधना थी। इसलिए समसामयिक पत्र पत्रिकाओं की उस अंधकारमयी रजनी में वह अपनी अप्रतिहत प्रभा से चमकने वाली एक ही ध्रुव तारिका थी। यह भी पुस्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, और डॉक्टर उदय भानु सिंह की यह पुस्तक है, और यह जो कथन है यह भी उन्हीं का कथन है। अगला तथ्य हम देखें, डॉक्टर उदय भानु सिंह के उपर्युक्त प्रशस्ति को नीचे उद्धृत कुछ महत्वपूर्ण आत्म स्वीकृतियों से पूरा समर्थन मिल जाता है। यानी अगर हम देखें तो उदय भानु सिंह ने जो 2 बातें यहाँ स्पष्ट की है महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका के विषय में, ये 2 बातें, इसको समर्थन देते हुए कुछ रचनाकारों ने अपनी बात कही है। जैसे कि अगर हम देखें तो सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त की यह उक्ति महत्वपूर्ण है। उस समय सरस्वती ही एक ऐसी पत्रिका थी जिसे भारत के सभी प्रांतों में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। तो यह पंक्ति किनकी है? मैथिली शरण गुप्त की। दूसरी जो सहमति मिली है वो महाकवि निराला की मिली है। उन्होंने लिखा है, उस हिंदीहीन प्रांत में बिना शिक्षक के सरस्वती की प्रतियां लेकर पदसाधना की और हिंदी सीखी थी। तो अगर देखा जाए तो निराला ने भी सरस्वती के माध्यम से ज्ञान अर्जित किया है और हिंदी को सीखने में उनको इससे सहायता मिली है। अगले जो रचनाकार जिनकी सहमति इस पर मिली है वो है राय कृष्णदास। उन्होंने लिखा है, अपना 50% ज्ञान सरस्वती से अर्जित किया। तो इस रूप में भी इसका महत्व हमको देखने को मिलता है। अगले रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन, और राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, किसी भाषा के बारे में किसी एक व्यक्ति और एक पत्रिका ने उतना काम नहीं किया जितना हिंदी के बारे में इन दोनों ने किया है। यानी पत्रिका के रूप में सरस्वती और व्यक्ति के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो यह जो कथन है यह राहुल सांकृत्यायन का है सरस्वती और महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में। अगले रचनाकार जिन्होंने समर्थन दिया है वो है बाबू गुलाब राय। उन्होंने कहा है, मेरे बाल्यकाली के अतिरिक्त ज्ञान की एकमात्र साधिका रही है कौन? सरस्वती। ठीक है, तो इस रूप में यह सरस्वती का चिर रेणु। हाँ, अभी अगर हम देखें तो वृंदावन लाल वर्मा ने भी लिखा है कि सरस्वती का चिर ऋणी हूँ। ठीक है, तो यह जो तथ्य है वो किसने कहा है? वृंदावन लाल वर्मा ने। एक बार आप फिर से इन सभी उक्तियों को देख लीजिए, यानी मैथिली शरण गुप्त से महाकवि निराला, राय कृष्णदास, राहुल सांकृत्यायन, बाबू गुलाब राय और वृंदावन लाल वर्मा का। ठीक है, तो डॉक्टर उदय भानु सिंह के कथन के बाद इन्होंने समर्थन प्रदान किया है। अगला तथ्य है, हिंदी के प्रखर मार्क्सवादी समीक्षक डॉक्टर रामविलास शर्मा तो सरस्वती को हिंदी की जातीय पत्रिका मानते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए सरस्वती को हिंदी की जातीय पत्रिका किसने घोषित किया है, उत्तर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। ठीक है, उनकी दृष्टि में सरस्वती सबसे पहले ज्ञान की पत्रिका थी। वह हिंदी नवजागरण का मुखपत्र थी और हिंदी भाषी जनता की सर्वमान्य जातीय पत्रिका थी।
ज्ञान की पत्रिका होने के अलावा वह कलात्मक साहित्य की पत्रिका थी। ऐसे साहित्य की जो रीतिवादी रूढ़ियों का नाश करके नवीन सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप रचा जा रहा था। इसलिए उसने हिंदी साहित्य में और उसके बाहर व्यापक स्तर पर भारतीय साहित्य में वह प्रतिष्ठा प्राप्त की जो 20वीं सदी में अन्य किसी पत्रिका को प्राप्त न हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। और उन्होंने इस पत्रिका में यानी इस पुस्तक में सरस्वती के संबंध में यह बात कही है। ठीक है, तथ्य आप लोग फिर से देख लेंगे। अगला जो टॉपिक है वो अनुवादक द्विवेदी जी हैं। अभी हमने जाना संपादक द्विवेदी को, अब हम जान रहे हैं अनुवादक द्विवेदी जी को। पहला तथ्य क्या है? आचार्य द्विवेदी ने मुख्य रूप से अंग्रेजी और संस्कृत रचनाओं के अनुवाद किए हैं। तो 2 भाषाओं में इन्होंने अनुवाद किए हैं। अंग्रेजी रचनाओं में उन्होंने लॉर्ड बेकन के निबंधों, हर्बर्ट स्पेंसर की शिक्षा विषयक पुस्तक एजुकेशन तथा जॉन स्टुअर्ट गिल की प्रसिद्ध कृति ऑन लिबर्टी के अनुवाद क्रमशः बेकन विचार रत्नावली शिक्षा और स्वाधीनता के नाम से प्रस्तुत किया। अगर हम यहाँ देखें तो अंग्रेजी रचनाकारों में उन्होंने लॉर्ड बेकन, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, लॉर्ड बेकन, हर्बर्ट स्पेंसर और स्टुअर्ट गिल, ये 3 रचनाकार हैं। और इन तीनों रचनाकारों के जो रचनाएं हैं, जैसे अगर हम लॉर्ड बेकन के निबंधों का देखें तो लॉर्ड बेकन के निबंधों को इन्होंने बेकन विचार रत्नावली के रूप में अनुवादित किया है। वहीं अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर की शिक्षा विषयक पुस्तक एजुकेशन का अगर हम देखें तो इसको शिक्षा नाम से इन्होंने अनुवादित किया है। और अगर हम जॉन स्टुअर्ट गिल की पुस्तक ऑन लिबर्टी की बात करें तो इसको स्वाधीनता नाम से इन्होंने अनुवादित किया है। ठीक है, याद रखेंगे, बेकन यानी लॉर्ड बेकन, स्टुअर्ट गिल और हर्बर्ट स्पेंसर, ये 3 अंग्रेजी विद्वान हैं। इनकी समस्त रचनाओं यानी इनकी तमाम रचनाओं को देखें तो अगर हम लॉर्ड बेकन के निबंधों को इन्होंने बेकन विचार रत्नावली के रूप में अनुवादित किया है। हर्बर्ट स्पेंसर की जो पुस्तक एजुकेशन है उसको शिक्षा नाम से अनुवादित किया है। और स्टुअर्ट गिल की पुस्तक ऑन लिबर्टी को स्वाधीनता के नाम से अनुवादित किया है। ठीक है, संस्कृत में उन्होंने कालिदास के रघुवंशम का, कुमार संभवम का और मेघदूत का अनुवाद किया है। साथ ही भट्ट नारायण के वेणी संहार का तथा भारवी के किरातार्जुनियम के गद्यानुवाद किए हैं। यानी 3 संस्कृत के 3 रचनाकार हैं, कालिदास, भट्ट नारायण और भारवी। कालिदास की किन किन रचनाओं को? रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। भट्ट नारायण के वेणी संहार और भारवी की अगर हम बात करें तो किरातार्जुनियम जो रचना है उसका अनुवाद प्रस्तुत किया है। अगला तथ्य है, अनुवादक के रूप में भी द्विवेदी जी को कम सफलता नहीं मिली है। आपके अनुवादों में शिथिलता नहीं आने पाई है। भावों के सौंदर्य की रक्षा के लिए कहीं कहीं आपने अपनी ओर से शब्द जोड़ दिए हैं और कहीं कहीं मूल शब्दों को छोड़ भी दिया है। अंग्रेजी के अनुवादों में उन्होंने काफ़ी छूट ली है। मूल कृतियों में के लंबे वाक्यों को छोटे छोटे वाक्यों में तोड़कर प्रस्तुत किया है। ऐसा लगता है कि वे मूल रचना के कथ्य को हिंदी पाठकों की मानसिकता के अनुकूल सरल और सुबोध शैली में प्रस्तुत करना चाहते थे। संस्कृत की रचनाओं का अनुवाद करते समय उनका नैतिक दृष्टिकोण आड़े आया है। सुधारवादी होने के कारण श्रृंगारिक संदर्भों को या तो अपने प्रकारांतर से उपस्थित किया है या कहीं कहीं छोड़ दिया है। हिंदी खड़ी बोली गद्य उस समय तक कोमल एवं सुकुमार भावनाओं के लिए उपयुक्त नहीं बन सका था। संभवतः इसलिए आप सरस एवं मार्मिक स्थलों की कमनीयता की रक्षा नहीं कर सके हैं। कहीं कहीं संस्कृत श्लोकों की मूल अर्थ व्यंजना ग्रहण करने में भी द्विवेदी जी चूक गए हैं। उदाहरण के लिए कुमार संभव का यह जो श्लोक है, हरि चक्रेण तेनास्य कंठे निष्कमी वार्पितम का अर्थ उन्होंने इस प्रकार किया है कि कंठ काट देना तो दूर रहा, वह चक्र वहाँ पर वैसे ही कुछ देर चिपका रहा और तारक के कंठ का आभूषण बन गया। तो यह जो अनुवाद इन्होंने प्रस्तुत किया है वह अर्थ व्यंजना की दृष्टि से वह पूरी तरीके से अर्थ नहीं प्रेषित कर पा रहा है। ठीक है, अगला जो तथ्य है वो है डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार अर्थ इस प्रकार होना चाहिए, तारक के कंठ को काटने में असमर्थ चक्र सुदर्शन उसके कंठ के चारों ओर टकराता रहा। इस टक्कर से उत्पन्न चिंगारियों ने तारक के कंठ में चमकता हुआ हार सा पहना दिया। तो यह जो पंक्ति कुमार संभव की थी
उसका जो अनुवाद द्विवेदी जी ने प्रस्तुत किया है वो थोड़ा अटपटा सा है, यानी उस पूरी तरीके से अर्थ ग्राह्य नहीं हो पा रहा है। उदय भानु सिंह उसी का अर्थ बताते हैं कि अर्थ इस रूप में होना चाहिए था। यह सब होने पर भी उस समय संस्कृत ग्रंथों के जैसे अनुवाद किए जा रहे थे, उनकी तुलना में द्विवेदी जी का कार्य सराहनीय है। अगर हम इस रूप में भी देखें तो जो अनुवाद संस्कृत में पहले प्रस्तुत किए जा रहे थे उसमें द्विवेदी जी का जो कार्य रहा है वो श्रेष्ठ रहा है। ठीक है, हालांकि उनमें भी कुछ कमियां थी जिसे उदय भानु सिंह ने यहाँ रेखांकित किया है। अभी हमने देख लिया क्या, संपादक द्विवेदी, अनुवादक द्विवेदी। अब हम आलोचक द्विवेदी को देखेंगे। आलोचक द्विवेदी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो तथ्य है वो है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र आलोचना का सूत्रपात कर चुके थे। उन्होंने नाटक शीर्षक निबंध में शास्त्रीय समीक्षा सिद्धांतों के देश कालानुरूप परिवर्तित होते रहने की बात बलपूर्वक कही थी। उन्होंने नाटकों के उद्देश्य पर विचार करते हुए समाज संस्कार और देश वत्सलता को महत्व दिया था। अगला तथ्य है, इस प्रकार भारतेंदु ने आलोचना के क्षेत्र में दो मूलभूत आधारों की स्थापना की। प्रथम तो यह कि शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील है, उनका युगानुकूल पुनराख्यान होना चाहिए। दूसरे यह कि काव्य का मूल्यांकन सामाजिक चेतना को भी दृष्टि में रखकर करना चाहिए। शास्त्रीय मर्यादा से युक्त होते हुए काव्यकृति तभी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है जब उसमें समाज संस्कार की चेतना और देशभक्ति की भावना हो। अगला तथ्य है, आगे चलकर पंडित बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमखंड और प्रताप नारायण मिश्र, इन तीनों आलोचकों ने साहित्य को जीवन के साथ संपृक्त करके देखा है। साहित्य में संयम, मर्यादा और शुद्धाचरण की प्रतिष्ठा पर अधिक बल दिया है। अगला तथ्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। उन्होंने प्राचीन मान्यताओं में युगानुकूल परिवर्तन की ही बात नहीं कही, कुछ मान्यताओं के सर्वथा त्याग पर भी बल दिया है। समाज संस्कार को सर्वोपरि महत्व दिया है। काव्य में अन्य भावों के उद्बोधन और मानव चरित्र के उन्नयन की शक्ति होनी चाहिए, इस सूत्र को सदैव सामने रखा और इसी आधार पर कृतियों की श्रेष्ठता या हीनता प्रमाणित की है। अगला तथ्य है, उन्होंने काव्य में स्वदेश्यता के महत्व को स्वीकार करते हुए उसमें नैतिक, उपयोगी, प्रभावपूर्ण, नवीन और सरस विषयों के समावेश पर बल दिया है। प्राचीन परिपाटी के शास्त्रीय ग्रंथों, अलंकार, रीति और नायिका भेद संबंधी के प्रकाशन के प्रति उनमें एक प्रकार की क्षोभपूर्ण विरक्ति भावना थी। वे कवि या लेखक के मूल मंतव्य का मूल्यांकन करना आवश्यक समझते थे। आवांतर बातों को लेकर बाल की खाल निकालना उन्हें अनावश्यक लगता था। अगला तथ्य है, किसी भी कवि की आलोचना करते समय वे कवि के आविर्भावकालीन परिस्थितियों का अध्ययन भी आवश्यक मानते थे। तात्पर्य यह कि आलोचक द्विवेदी के मूल्यांकन के आधार व्यापक है। प्राचीनता से उचित का ग्रहण और अनुचित का त्याग, नवीनता की विवेकपूर्ण स्वीकृति, शास्त्र के स्थितिशील तत्वों की उपेक्षा, समाज संस्कार को महत्व, उपयोगिता, सौदेश्यता, सदाशयता, स्वाभाविकता, सरलता और प्रभावोत्पादन क्षमता को काव्य के आवश्यक तत्वों के रूप में प्रतिष्ठित करने का आग्रह आदि वे मूलभूत मान्यताएं हैं जिन पर द्विवेदी की आलोचना आधारित है। अगला तथ्य है, इसी दृष्टि से आपने भारतेंदु युग के लेखकों मिश्रबंधु के हिंदी नवरत्न, ठीक है, भारतेंदु युग के लेखक मिश्रबंधु के हिंदी नवरत्न तथा मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती की इन्होंने आलोचना की है। हिंदी आलोचना के विकास में द्विवेदी जी की इन आलोचनाओं का ऐतिहासिक महत्व है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए द्विवेदी जी की आलोचना किन किन रचनाकारों पर आश्रित थी या फिर किन किन रचनाओं पर केंद्रित थी, तो अगर हम देखें तो यहाँ मिश्रबंधु के हिंदी नवरत्न का जिक्र हुआ है और मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती का जिक्र हुआ है। अगला तथ्य है, द्विवेदी जी की सामाजिक चेतना की तुलना 19वीं सदी के पाश्चात्य प्रगतिशील प्रचारकों से करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है। क्या लिखा है रामविलास शर्मा ने? महावीर प्रसाद द्विवेदी की सामाजिक चेतना की तुलना 19वीं सदी के पाश्चात्य प्रगतिशील प्रचारकों की सामाजिक चेतना से की जाए तो देखा जाएगा कि 20वीं सदी का आरंभ होते होते हिंदी बुद्धिजीवियों की सामाजिक चेतना तेजी से बदल रही है और पूर्ववर्ती पाश्चात्य विचारकों की चेतना के समानांतर आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि इतिहास और समाजशास्त्र के विवेचन में द्विवेदी जी की विचारधारा इतनी आधुनिक और वैज्ञानिक दिखाई देती है और दार्शनिक विषयों का विवेचन वह नवीन बुद्धिवादी तार्किक दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। यह स्थिति दर्शन और इतिहास के क्षेत्रों में ही नहीं, इनके साथ साहित्य के क्षेत्र में भी वही चेतना सक्रिय है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक में रामविलास शर्मा यह तथ्य सामने लाते हैं। अगला जो शीर्षक है वो है रस काव्य की आत्मा। इसके संदर्भ में द्विवेदी जी के क्या विचार हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला तथ्य है, सैद्धांतिक दृष्टि से द्विवेदी जी रसवादी आलोचक माने जाएंगे। साथ ही यह भी निर्विवाद है कि आपका यह रसवाद मर्यादित था। अगला तथ्य देखें तो रसवाद की यही परंपरा आचार्य शुक्ल में गहराई एवं गंभीरता की चरम सीमा पर पहुंच गई है। कविता की परिभाषा करते हुए आपने संस्कृत के आचार्यों की परिभाषाओं का सार रूप इस प्रकार पद्यबद्ध किया है।
सुरम्य रूपे रसराजी रंजिते विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई, अलौकिक का नंद विधायिनी महाकविंद्र कांते कविते कहाँ गई, सुरम्यता ही कमनीय कांति है, अमूल्य आत्मा रस है मनोहरे, शरीर तेरा सब शब्द मात्र है, नितांत निष्कर्ष यही। रसज्ञ रंजन में भी एक स्थान पर आपने लिखा है। तो रसज्ञ रंजन जो है, ये जो कृति है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की है और इस कृति में उन्होंने लिखा है, कवियों का यह काम है कि वे जिस पात्र अथवा वस्तु का वर्णन करते हैं उसका रस अपने अंतःकरण में लेकर उसे ऐसा शब्द स्वरूप देते हैं कि उन शब्दों को सुनने से वह रस सुनने वालों के हृदय में जागृत हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है रसज्ञ रंजन से लिया गया है और इसके रचनाकार कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला तथ्य है अपने अन्य गद्य निबंधों, इनके अन्य गद्य निबंध कौन कौन से, कवि बनने के सापेक्ष साधन, कवि और कविता। तो ये दो जो निबंध हैं इनके, यह आप याद रखेंगे। इनमें भी आपने प्रकारांतर से उपर्युक्त रसवाद का ही समर्थन किया है। अगला तथ्य है सैद्धांतिक दृष्टि से रस को काव्य की आत्मा मानते हुए भी आचार्य द्विवेदी ने अपने व्यावहारिक आलोचनाओं में एकमात्र रसवाद का ही आधार नहीं लिया है। प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति, औचित्य सिद्धांत, विषयानुकूल छंद योजना, यथार्थ संबंध कल्पना, व्याकरण सम्मत भाषा प्रयोग, वाच्यार्थ प्रधान शब्द योजना आदि का भी निर्देश उन्होंने स्थल स्थल पर किया है। यह अवश्य है कि उपर्युक्त सभी तत्व रस के पोषक हैं। उनके निदर्शन से द्विवेदी जी की रस संबंधी स्थापना का विरोध नहीं होता। व्यावहारिक आलोचनाओं में उपयोगितावादी और नैतिक दृष्टि के अधिक आग्रह के कारण द्विवेदी जी रसवाद की गहराइयों को न छू सकें। भाव जगत की तरलता से सिक्त होकर उनके निर्णय, सम्मतियाँ या मान्यताएं सामने नहीं आईं। अधिक से अधिक उन्हें एक ऐसे परिष्कृत रुचि के सुधारवादी आचार्य की सम्मतियाँ कह सकते हैं जो यह बता रहा हो कि अमुक ग्रंथ महत्वपूर्ण और उपयोगी है, अमुक नहीं। इससे अधिक उन्होंने आलोचक के कर्तव्य के विषय में सोचा भी नहीं। अगला तथ्य है कालिदास और उनकी कविता में उन्होंने आलोचक के दायित्व की ओर संकेत करते हुए लिखा है, कवि या ग्रंथकार जिस मतलब से ग्रंथ रचना करता है उससे सर्वसाधारण को परिचित कराने वाले आलोचक की बड़ी ही जरूरत रहती है। ऐसे समालोचकों की समालोचना से साहित्य की विशेष उन्नति होती है और कवियों के गूढ़ाशय मामूली आदमियों की समझ में आ जाते हैं। तो कालिदास और उनकी कविता में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह तथ्य सामने रखा है, तो आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला तथ्य है वस्तुतः उपर्युक्त कथन में एक नीतिवादी शिष्ट संपादक का स्वर बोल रहा है। द्विवेदी जी की संस्कृत काव्य शास्त्रों के प्रति निष्ठा थी, उनकी मान्यताओं की अवहेलना वे नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर उनका आस्तिक आचार्यत्व रीतियुगीन वास्तवमय श्रृंगारिक प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया के कारण कट्टर नीतिवादी हो गया था। परतः काव्य में वह रंगीनियाँ नहीं देख सकता था। रसवाद औचित्य की सीमाओं में बंधकर अपनी रसात्मकता, सहज आनंदोद्रेक नहीं खोता, किंतु नीति के कटघरे में बंद होने पर उसकी वही स्थिति होती है जो आचार्य द्विवेदी की व्यवहारिक आलोचना में हुई है। अगला जो शीर्षक है वह उदार दृष्टिकोण से संबंधित है। टॉपिक है उदार दृष्टिकोण। पहला तथ्य है आचार्य द्विवेदी का शास्त्रीय दृष्टिकोण पर्याप्त उदार था। वे शास्त्रीय जटिलताओं को आवश्यक नहीं मानते थे। काव्य के क्षेत्र में वे पिंगल शास्त्र के नियमों को अनिवार्य नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में पद्य के नियम कवि के लिए एक प्रकार की बेड़ियाँ हैं, उनमें जकड़ जाने से कवियों को अपनी स्वाभाविक उड़ान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रसज्ञ रंजन पुस्तक में उन्होंने यह बात लिखी है कि पूरी तरीके से शास्त्रीय नियमों में बंध जाने से कहीं ना कहीं जो आपकी स्वाभाविक उड़ान है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, उसमें बंदिशें आ जाती हैं। अगला तथ्य अगर हम देखें तो इसी प्रकार नाट्यशास्त्र के प्राचीन जटिल नियमों को भी नाट्य रचना के लिए आप अनिवार्य नहीं मानते थे। अगला तथ्य है अपने नाट्यशास्त्र में आप कहते हैं, ठीक है, तो नाट्यशास्त्र भी एक रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की, और इसमें वो लिखते हैं कि हमारा यह मत है कि हिंदी में नाटक लिखने वालों के लिए इन सब भेदों का विचार करना आवश्यक नहीं है। इससे यह अर्थ ना निकालना चाहिए कि नाट्यशास्त्र के आचार्यों में हमारी श्रद्धा नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि यह सब जटिल नियम उस समय के लिए थे जिस समय भरत और धनंजय आदि ने अपने ग्रंथ लिखे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग यह पुस्तक है, और इस पुस्तक में नाट्यशास्त्र के विषय में वो लिखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, यह पुस्तक है वैसे रामविलास शर्मा की।
तथ्य है अपने इस उदार दृष्टिकोण के कारण ही द्विवेदी जी ने पाश्चात्य समीक्षा प्रणाली से भी आवश्यक एवं उपयोगी गुणों को अपनाया और साहित्य के प्रति अपना दृढ़ मत निश्चित किया है। तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये किसी शास्त्रीय बंधनों से जकड़े हुए नहीं दिखाई देते हैं, सभी को सहज रूप से स्वीकारते भी हैं और अगर अनावश्यक अगर कोई चीज़ें लगती हैं तो उससे दूर भी रहते हैं। ठीक है, यानी उसका अनावश्यक प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं रचनाओं में। अगला अगर हम तथ्य देखें, अगला जो टॉपिक है या शीर्षक है वो है पाश्चात्य प्रभाव। पाश्चात्य प्रभाव से संबंधित हम देख लेते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में पाश्चात्य प्रभाव है या नहीं। तथ्य देखते हैं तो पहला तथ्य है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि के निर्माण में पाश्चात्य प्रभाव की चर्चा भी की गई है। इसमें संदेह नहीं कि द्विवेदी जी ने कुछ प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों और लेखकों की कृतियों को पढ़ा था। यही नहीं, उन्होंने बेकन विचार रचनावली, शिक्षा और स्वाधीनता नाम से क्रमशः बेकन, हर्बर्ट स्पेंसर और स्टुअर्ट मिल की कृतियों का अनुवाद भी किया था। हमने प्रारंभ में ही देख लिया था ये। ऐसी स्थिति में उन पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, किंतु इस प्रभाव को उन्होंने अपने व्यक्तित्व में आत्मसात सा कर लिया है। उनके अभ्युदय से बहुत पहले ही बांग्ला और मराठी साहित्य पाश्चात्य नवचेतना से प्रभावित हो चुका था। द्विवेदी जी ने संस्कृत और हिंदी के साथ ही बांग्ला और मराठी साहित्य का भी अध्ययन किया था। उनकी एक स्वस्थ मर्यादावादी दृष्टि बन चुकी थी। अंग्रेज कवियों और लेखकों का आधार आपने अपनी मान्यताओं की पुष्टि के लिए किया। अगला तथ्य, काव्य के संबंध में उन्होंने बहुत सी बातें वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स की भूमिका के आधार पर कही है। तो काव्य की जो बातें हैं उन्होंने किसके आधार पर कही है? लिरिकल बैलेट्स जो वर्ड्सवर्थ की रचना है। इस संबंध में डॉक्टर रविंद्र सहाय वर्मा लिखते हैं। रविंद्र सहाय वर्मा क्या लिखते हैं? वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स की भूमिका में दिए हुए काव्य सिद्धांत के अनुरूप ही उन्होंने यानी द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य की भाषा के एक होने, छोटे से छोटे विषयों पर काव्य रचना करने तथा काव्य को अनुभूति प्रदान करने की बात कही है। तो यह पुस्तक का नाम क्या है? पाश्चात्य साहित्यालोचन और हिंदी पर उसका प्रभाव। यह पुस्तक डॉक्टर रविंद्र सहाय वर्मा की है और इसमें वो द्विवेदी जी पर पढ़ने वाले कविता संबंधी जो तथ्य हैं उन पर पढ़ने वाले जो प्रभाव हैं, यानी यह जो प्रभाव है वो कहाँ से पड़ा है? वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट से, उसको रेखांकित किया है इन्होंने। अगला जो शीर्षक है वो आलोचना पद्धति पर है। द्विवेदी जी की आलोचना शैली पर संस्कृत आचार्यों की छाया स्पष्ट झलकती है। संस्कृत में आलोचना के प्रमुख 6 स्वरूप दिखाई देते हैं। तो अगर हम 6 स्वरूप की बात करें तो संस्कृत में आलोचना के जो 6 स्वरूप हैं वो है आचार्य पद्धति, टीका पद्धति, शास्त्रार्थ पद्धति, सूक्ति पद्धति, खंडन पद्धति और लोचन पद्धति। अब इसको देखते हम कि इन संस्कृत के 6 स्वरूप में किसका प्रभाव द्विवेदी जी पर पड़ा है। द्विवेदी जी की समीक्षा में उपयुक्त तो सभी शैलियों के दर्शन होता है। तो अगर हम देखें तो आचार्य पद्धति भी है, टीका पद्धति भी है, शास्त्रार्थ भी है, सूक्ति, खंडन और लोचन पद्धति भी द्विवेदी जी के समीक्षा में है। अगला जो है वो तथ्य है आचार्य पद्धति को प्रकारांतर से सैद्धांतिक आलोचना भी कहते हैं। द्विवेदी जी ने रसज्ञ रंजन तथा नाट्यशास्त्र की रचना इसी शैली में की है। प्रश्न अगर पूछा जाए रसज्ञ रंजन और नाट्यशास्त्र जो रचना द्विवेदी जी ने की है वो किस शैली के अंतर्गत की है या किस शैली का इसमें स्थान मिला है, तो वो है सैद्धांतिक या आचार्य पद्धति। अगली है उनकी व्यावहारिक आलोचना में इतस्ततः शास्त्रीय सिद्धांत बिखरे मिल जाते हैं। द्विवेदी जी की टीका पद्धति के अंतर्गत आने वाली आलोचनाएं अधिक नहीं हैं। अगला तथ्य है सरस्वती में समय समय पर प्रकाशित होने वाली पुस्तक समीक्षाएं इसी पद्धति के अंतर्गत आती हैं, यानी टीका पद्धति के अंतर्गत आती हैं। कालिदास की कविता में चित्र बनने योग्य स्थान एक इनका निबंध है या समीक्षा कह सकते हैं। दूसरी जो समीक्षा है वो है कालिदास की वैवाहिकी कविता। ठीक है, तो ये जो 2 कविता है इन शीर्षकों के अंतर्गत आने वाली समीक्षाएं भी इसी कोटि की मानी जा सकती है। इन्हें परिचयात्मक आलोचना भी कह सकते हैं। अगला तथ्य है शास्त्रार्थ पद्धति पर लिखी गई जो कविताएं या समीक्षाएं हैं वो है नैषध, चरित्र चर्चा, भाषा और व्याकरण, कालिदास की निरंकुशता पर विद्वानों की सम्मतियां आदि हैं। इनमें पांडित्य एवं तर्क का प्राधान्य है। सूक्ति पद्धति के अंतर्गत द्विवेदी जी की बहुत कम समीक्षाएं आती हैं। अगर हम सूक्ति पद्धति की बात करें तो इसमें बहुत कम समीक्षाएं आती हैं। अगला तथ्य है श्रीधर पाठक की जो कश्मीर सुषमा है और मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, इस पर भी लिखी गई समीक्षाएं वस्तुतः प्रशंसात्मक सूक्तियाँ ही हैं। अगला तथ्य है द्विवेदी जी को खंडन करना कभी भी अभिष्ट न था, अतः इस पद्धति का प्रयोग आपने बहुत कम किया है। अभावों की ओर संकेत कर देना खंडन नहीं है। ठीक है, तो खंडन पद्धति का बहुत कम प्रयोग इन्होंने किया है। अगला तथ्य हिंदी नवरत्न की समीक्षा को किसी हद तक खंडन पद्धति के अंतर्गत रख सकते हैं। इस आलोचना में आपने कवियों की श्रेणी निर्धारण के निमित्त वस्तुनिष्ठ मानदंड का प्रश्न उठाकर अपनी मौलिक दृष्टि का परिचय दिया है। तो अगर मिश्र बंधु की जो रचना हिंदी नवरत्न है उसमें खंडन पद्धति को हम देख सकते हैं।
अगला तथ्य है लोचन पद्धति। लोचन पद्धति वस्तुतः व्याख्यात्मक आलोचना का ही पूर्व रूप है। द्विवेदी जी की आदर्श आलोचना शैली यही थी। इसके अंतर्गत आप इतिहास, जीवनी, तुलना और सौंदर्य इन सभी दृष्टियों से विचार करते थे। इस प्रकार कवि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को पूर्णतः हृदयंगम करके उसके सौंदर्य का स्वच्छ प्रकाशन इस समीक्षा पद्धति का मूल उद्देश्य माना जा सकता है। अगला तथ्य व्याख्यात्मक समीक्षा का लक्ष्य भी बहुत कुछ यही है। इस शैली में द्विवेदी जी ने किरातार्जुनीयम और रघुवंश की भूमिकाएं तथा मेघदूत रहस्य लिखा है। व्याख्यात्मक में इन्होंने 3 रूप में इसको दिखाया है। एक तो भारवी की रचना थी ये किरातार्जुनीयम, और रघुवंश की भूमिका भी लिखी है इन्होंने, और मेघदूत रहस्य भी लिखा है। तो इन तीनों में व्याख्यात्मक शैली को दर्शाया है। अब हम जानेंगे निबंधकार द्विवेदी क्यों। ठीक है, कि अब तक हमने संपादक द्विवेदी, अनुवादक द्विवेदी, आलोचक द्विवेदी देख लिया। अब हम निबंधकार द्विवेदी को देखेंगे। द्विवेदी जी ने साहित्य, जीवन चरित्र, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, उद्योग, शिल्प, भाषा, अध्यात्म आदि अनेक विषयों पर निबंध रचना की है। शैली की दृष्टि से इन निबंधों की प्रमुख 3 कोटियाँ हैं। तो पहला अगर हम देखें तो निबंधों की 3 कोटियाँ कौन कौन सी है? पहला है वर्णनात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा क्या है? विचारात्मक। अब अगर हम पहला देखें वर्णनात्मक, तो वर्णनात्मक के निबंधों के कई रूप हैं, जैसे कि वस्तु वर्णनात्मक, कथात्मक, आत्मकथात्मक और चरित्रात्मक। मुख्य रूप से 3 निबंध के रूप हैं, वर्णनात्मक, भावात्मक और विचारात्मक। अभी हम पहली कैटेगरी की बात कर रहे हैं, पहली श्रेणी की बात करें तो पहली श्रेणी में 4 रूप दिखाई देते हैं, वस्तु वर्णनात्मक, कथात्मक, आत्मकथात्मक और चरित्रात्मक। अब इनको भी जान लेते हैं। वस्तु वर्णनात्मक निबंधों की अगर हम बात करें तो इसमें भौगोलिक, ऐतिहासिक स्थानों, जातियों, प्रसिद्ध इमारतों आदि का वर्णन होता है। अगर हम कथात्मक निबंधों की बात करें तो उसमें कथा शैली में यात्रा, संस्थाओं तथा घटनाओं का वर्णन होता है। आत्मकथात्मक निबंध की बात करेंगे तो यह अधिक नहीं है, दंडदेव का आत्मनिवेदन इसी शैली की उत्कृष्ट रचना है। तो दंडदेव का आत्मनिवेदन यह निबंध जो है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, और आत्मकथात्मक शैली या निबंध का रूप इसमें दिखाई देता है। द्विवेदी जी ने चरित्रात्मक निबंधों की परंपरा का हिंदी में सूत्रपात किया है। ठीक है, उनके पहले भी चरित्रात्मक निबंध स्फुट रूप में प्रकाशित हुए थे, किंतु उनकी निश्चित परंपरा ना थी। तो अगर देखा जाए तो चरित्रात्मक निबंधों की जो शुरुआत है वह द्विवेदी युग से द्विवेदी जी ने ही प्रारंभ किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने 3 प्रकार देखा था, वर्णनात्मक, भावात्मक और विचारात्मक। तो दूसरी कैटेगरी जो है भावात्मक की, उसको हम देख लेते हैं। तो भावात्मक शैली में निबंधों के 2 प्रकार हो जाते हैं, कवित्व प्रधान और भाव विचार गर्भित होता है। ठीक है, तो अगर हम कवित्व प्रधान निबंधों की बात करें तो इनमें प्रायः अनुवाद में कौन सी जो रचना है वो है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, और दूसरा है दमयंती का चंद्रोपालंभ। ठीक है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और दूसरा है दमयंती का चंद्रोपालंभ। ये प्रस्तुत किए हैं इन्होंने कवित्व प्रधान निबंधों की श्रेणी में। दूसरा जो रूप है वो भाव विचार गर्भित है, यानी भावनामय विचार गर्भित निबंध। इसमें कालिदास के समय का भारत है, साहित्य की महत्ता है। ठीक है, कालिदास के समय का भारत और साहित्य की महत्ता, ये 2 प्रधान हैं, और इसमें भावनामय विचार गर्भित निबंध शैली में लिखे गए हैं। ठीक है, तीसरी जो श्रेणी थी वो विचारात्मक निबंधों की श्रेणी थी। अगर हम देखें तो विचारात्मक निबंध प्रायः मनोविज्ञान, आध्यात्म और साहित्यिक विषयों पर प्रस्तुत किए गए हैं। ये निबंध व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक तथा तार्किक पद्धतियों पर लिखे गए हैं। इन निबंधों में विषय का सामान्य परिचय तथा उसे बोधगम्य बनाने की चेष्टा प्रधान है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में विचारों की गूढ़ गुम्फित परंपरा उनमें नहीं मिलती है। द्विवेदी जी का युग विविध क्षेत्रों से ज्ञान संचय का युग था, उसमें गहराई की आशा कैसे की जा सकती थी। ठीक है, तो यह भी एक तथ्य है कि आचार्य शुक्ल के शब्दों में अगर हम देखें तो विचारों की जो गूढ़ गंफित परंपरा है वह द्विवेदी युग में नहीं मिलती है, द्विवेदी जी में नहीं मिलती है। द्विवेदी जी का युग जो है वह विविध क्षेत्रों से ज्ञान संचय का युग था, उसमें गहराई की आशा हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो तथ्य है वो है द्विवेदी जी के निबंधों में उनका व्यक्तित्व प्रस्फुटित हुआ है। उनकी आदर्शवादिता, जीवन की सादगी, हृदय की सरलता, नैतिकता, इन सभी की छाप उनके निबंधों पर है। कहीं कहीं तो विधि निषेध देने की उपदेशात्मक प्रवृत्ति के स्पष्ट दर्शन होते हैं। अगला तथ्य है वस्तुतः द्विवेदी जी का आलोचक और निबंधकार रूप संपादक रूप के सामने दब गया है। निबंधों को प्रारंभ तथा उनको अंत करने का ढंग द्विवेदी जी का अपना था। उन्होंने कहीं आत्मनिवेदन द्वारा, कहीं मूल लेखक के विषय में ज्ञातव्य बातों की विज्ञप्ति द्वारा, कहीं प्रतिपाद्य विषय की ओर निर्देश द्वारा, कहीं भाव प्रधान संबोधन द्वारा और कहीं शीर्षक के ही स्पष्टीकरण द्वारा अपने निबंधों का आरंभ किया है। द्विवेदी निबंधों का अंत भी द्विवेदी जी ने कलात्मक ढंग से किया है, कहीं पाठक से विचार करने का अनुरोध करते हुए, कहीं विवादग्रस्त विषय पर अपनी सम्मति देते हुए और कहीं सुभाषित प्रस्तुत करते हुए उन्होंने निबंधों की समाप्ति की है। उपयुक्त शैलियों के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार द्विवेदी जी ने व्यंग्यात्मक, चित्रात्मक, वक्तृत्वात्मक और संलापात्मक
शैलियों का प्रयोग भी किया है। द्विवेदी जी की काव्यात्मक भावात्मक शैली का एक उदाहरण देखिए। यह जो पंक्ति है यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। उन्होंने लिखा है, काव्यात्मक भावात्मक शैली में कविता कामनी के कमनीय नगर में कालिदास का मेघदूत एक ऐसे भव्य भवन के सदृश हैं जिसमें पद्य रूपी अनमोल रत्न जड़े हुए हैं, ऐसे रत्न जिनका मोल ताजमहल में लगे हुए रत्नों से भी कहीं अधिक है। ईंट और पत्थर की इमारत पर जल का असर पड़ता है, आंधी तूफान से उसे हानि पहुंचती है, बिजली गिरने से वह नष्ट भ्रष्ट हो सकता है, पर इस अलौकिक भवन पर इनमें से किसी का कुछ भी जोर नहीं चलता। अगला तथ्य है, और यह जो पंक्ति है वह मेघदूत से ली गई है। अगला जो तथ्य है वो है, व्यंग्यात्मक शैली में लिखते समय आपने मुहावरे का प्रयोग अधिक किया है। भाषा में पाठक के मर्म में प्रवेश करने की शक्ति आ गई है, साथ ही उसका रूप व्यवहारिक हो गया है। एक उदाहरण देखते हैं हम व्यंग्यात्मक शैली का। इस म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन, जिसे अब कुछ लोग कुर्सी मैन भी कहने लगे हैं, श्रीमान बूचा शाह हैं। बाप दादे की कमाई का लाखों रुपया आपके घर भरा है, पढ़े लिखे आप राम का नाम ही हैं। चेयरमैन आप सिर्फ इसलिए हुए हैं कि अपनी कारगुजारी गवर्नमेंट को दिखाकर आप राय बहादुर बन जाएं और खुशामदियों से 8 पहर 64 घड़ी घिरे रहें। म्यूनसिपैलिटी का काम चाहे चले चाहे ना चले, आपकी बला से। हिंदी गद्य शैली का विकास, और यह जो पंक्ति है यह व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है द्विवेदी जी द्वारा। अगला तथ्य है, भाषा की उपर्युक्त दोनों शैलियाँ द्विवेदी जी की सामान्य शैली नहीं है, स्थिति विशेष की शैली है। उनकी शैली का सामान्य रूप विचारात्मक निबंधों में देखा जा सकता है, जहाँ एक एक वाक्य मंजा हुआ निकलता है, विचार सीधे और बोधगम्य होते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, लोभ बहुत बुरा है। ठीक है, ये सभी पंक्तियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। लोभ बहुत बुरा है, यह मनुष्य का जीवन दुखमय कर देता है, क्योंकि अधिक धनी होने से कोई सुखी नहीं होता। धन देने से सुख नहीं मोल सकता है, धन देने से सुख नहीं मिल सकता है, धन देने से सुख नहीं मोल मिलता। इसलिए जो मनुष्य सोने और चांदी के ढेर ही को सब कुछ समझता है वह मूर्ख है, मूर्ख नहीं तो अहंकारी अवश्य है। हिंदी निबंधकार में यह तथ्य उद्धृत है। अगला है, द्विवेदी जी की यही निजी शैली है, उनकी भाषा का यही आदर्श रूप है। विषयानुसार या परिस्थितिवश वे उसका स्वरूप परिवर्तन कर लेते हैं। कठिन से कठिन बात को सरल से सरल भाषा में कह देना, यही उनका आदर्श था। इसी आदर्श की पूर्ति के लिए वे लोक प्रचलित विदेशी शब्दों को भी स्वीकार कर सकें। कबूल, मौजूद, बदौलत, बेखबर, खुशामद, सादगी, असलियत, कद्र, इस्तेदाद, पस्त, हिम्मती, काफिया, नाहमवार आदि शब्द उनकी भाषा में यत्र तत्र मिल जाते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी के नेचुरल पोइट्री, सर्टिफिकेट, वर्ड्स, इमेजिनेशन आदि शब्द भी उनकी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं। अगला जो शीर्षक है वो है द्विवेदी जी के पत्र। तथ्य देख लेते हैं। द्विवेदी जी के कृतित्व का एक महत्वपूर्ण अंश उनकी पत्रावली भी है। श्री बैजनाथ सिंह विनोद ने इसका संपादन करके सचमुच एक बड़े अभाव की पूर्ति की है। इसमें उस समय की साहित्यिक गतिविधि का पूर्ण बिंब प्रकट हुआ है। अगला तथ्य है, संपादक का दावा है कि द्विवेदी पत्रावली द्विवेदी युग और द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के संबंध में प्रामाणिक रिकॉर्ड है। इन पत्रों की भाषा में तीव्रतात्मक शैली का सुंदरतम उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। प्रत्येक पत्र की वाक्य योजना नपी तुली है। द्विवेदी जी के जीवन का संयम एवं परिष्कार इनमें झांक रहा है। अगला तथ्य देख लेते हैं। श्री मैथिली शरण गुप्त को प्रेषित उनके एक पत्र का नमूना देखिए। श्रीयुत बाबू मैथिली शरण जी, आशीष सुहाग शब्द का जो भाव है हिंदी में, वह सौभाग्य से ठीक ठीक व्यक्त नहीं होता है। इस कारण भाग सुहाग पाठ सुख सौभाग्य से अधिक उपयुक्त है। भाग सुहाग की जगह सुखद सुहाग भी हो सकता है। जो पद्य आपने लिखा उसका दूसरा चरण मुझसे ठीक पढ़ते नहीं बनता, गति ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से देखें तो मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में यहाँ पे यह पंक्ति है जो द्विवेदी जी ने लिखी है। सुभाषी महावीर प्रसाद द्विवेदी। निश्चय ही द्विवेदी युग हिंदी गद्य के परिष्कार का युग था और इसके लिए जिस संयम एवं सुरुचि की आवश्यकता थी वह द्विवेदी जी में पूंजीभूत थी। चाहे वे गंभीर आलोचना न प्रस्तुत कर सके हों, चाहे उनके निबंधों बातों के संग्रह मात्र हों, चाहे उनकी नीतिमत्ता ने रसात्मकता की सरसता को सिकता में बदल दिया हो, किंतु यह स्वीकार करना होगा कि उन्होंने हिंदी गद्य को मर्यादा दी है, हिंदी भाषा को परिमार्जित किया है और नवीन प्रयोगों को हिंदी साहित्य में संभव बनाया है। इससे भी बड़ी बात, उन्होंने साहित्य के केंद्र में नवीन प्रगतिशील सामाजिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करके किया है। उन्होंने साम्राज्यवादी जीवन व्यवस्था और शिक्षा पद्धति का विरोध किया है, रीतिवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई है, प्राचीन भारतीय विवेकवादी परंपरा का पोषण किया है और स्वाधीन चेतना के प्रसार में पूरी शक्ति लगा दी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग हिंदी नवजागरण का तीसरा चरण है। इसकी अपनी विशेषताएं हैं और द्विवेदी जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, तो यह पंक्ति भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है,
वे तो यहाँ तक मानते हैं कि विचारधारा की दृष्टि से छायावादी युग द्विवेदी युग की ही अगली कड़ी है। अगला तथ्य है, वे यानी रामविलास शर्मा कहते हैं द्विवेदी जी की युगांतकारी भूमिका यह है कि उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से अनेक समस्याओं का विवेचन गहराई से किया है। छायावादी साहित्य द्विवेदी युग के प्रति विद्रोह का साहित्य माना जाता है। थोड़ी देर के लिए कलात्मक साहित्य छोड़कर छायावादी कवियों की विचारधारा पर ध्यान दीजिए। निराला ने अंग्रेजी राज, जमींदारी प्रथा, किसान आंदोलन, वर्णाश्रम धर्म, नारी की पराधीनता, भाषा की समस्या आदि आदि पर जो कुछ लिखा है उस पर ध्यान दीजिए तो पता चलेगा कि हिंदी नवजागरण के संबंध में निराला का यह लेखन महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही कार्य की अगली कड़ी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण की भूमिका में रामविलास शर्मा यह लिखते हैं। निश्चय ही हिंदी साहित्य के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की भूमिका एक युग प्रवर्तक साहित्यकार की भूमिका रही है। अब अगर हम देखें तो द्विवेदी जी की कुछ गद्य कृतियाँ हैं, उनको हम देख लेते हैं, जिनमें पहला अनुदित है, बाद में हम मौलिक रचनाओं को देखेंगे। अनुदित रचनाओं को देखने के क्रम में हम देखेंगे अनुदित रचना कौन सी है, उसके मूल रचना कौन है और लेखक कौन है। सबसे पहले अगर हम देखें तो भामिनी मिलास इनकी अनुदित रचना है द्विवेदी युग की, और मूल रचना जो थी वो भामिनी विलास संस्कृत की थी और उसके जो रचनाकार थे वो पंडित राज जगन्नाथ थे। उसी तरीके से अगर हम देखें तो अमृत लहरी इनकी रचना है द्विवेदी जी की, और यह मूल रचना जो थी यमुना स्रोत उससे अनुवादित है, और यमुना स्रोत के जो रचनाकार हैं वो पंडित राज जगन्नाथ हैं। उसी तरीके से अगर हम बेकर विचार रत्नावली की बात करें तो यह रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की है और इन्होंने अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक बेकन के निबंधों का अनुवाद किया है। शिक्षा अगर हम देखें तो शिक्षा जो है वो एजुकेशन कृति का अनुवाद रूप है, और एजुकेशन जो रचना है इसके जो लेखक हैं वो हर्बर्ट स्पेंसर हैं। उसी तरीके से अगर हम स्वाधीनता की देखें तो स्वाधीनता भी रचना किनकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। यह जो पुस्तक है वह अनुवादित है ऑन लिबर्टी से। ऑन लिबर्टी के जो रचनाकार हैं वो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो जल चिकित्सा भी इनकी एक रचना है, और जल चिकित्सा इन्होंने जर्मन लेखक लुई कुने की जर्मन पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी अनुवाद है जल चिकित्सा, और जल चिकित्सा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हिंदी महाभारत अगर हम देखें तो संस्कृत महाभारत का संक्षिप्त हिंदी रूपांतर है। रघुवंश यह रचना हिंदी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत की है, और ये संस्कृत के जो कवि हैं कालिदास उनकी रचना रघुवंश से अनुवादित है। उसी तरीके से वेणी संघार देखें तो वेणी संघार भट्टनारायण के वेणी संघार से अनुवादित है। कुमार संभव की अगर बात करें तो कालिदास के कुमार संभव से यह अनुवादित है। मेघदूत की बात करें तो मेघदूत कालिदास के मेघदूत से यह अनुवादित है। और किरातार्जुनीय की बात करें तो यह भारवी की रचना किरातार्जुनीय से अनुवादित है। प्राचीन पंडित और कवि अगर हम इसकी बात करें तो यह जो रचना है वो अन्य भाषाओं के लेखों के आधार पर भवभूति आदि का परिचय इसमें मिलता है। आख्यायिका सप्तक यह रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। इसकी अगर हम बात करें तो यह अन्य भाषाओं की आख्यायिकाओं की छाया मात्र है। अगली जो रचना है वो मौलिक रचना है द्विवेदी युग की, द्विवेदी जी की। तो इनकी जो पहली मौलिक रचना है वो तरणोपदेश है, दूसरी है हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समालोचना, तीसरा है नैषिध चरित चर्चा, चौथा है हिंदी कालिदास की समालोचना, पांचवा है वैज्ञानिक कोश, छठा है नाट्यशास्त्र, सातवां है विक्रमांक देव चरित चर्चा, आठवां है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, नौवां है संपत्ति शास्त्र, 10वां है कौटिल्य कुठार, 11वां है कालिदास की निरंकुशता, 12वां है हिंदी की पहली किताब, 13वां है लोअर प्राइमरी रीडर, 14वां है अपर प्राइमरी रीडर, 15 है शिक्षा सरोज, 16 है बालाबोध या वर्णबोध, 17 है जिला कानपुर का भूगोल, 18 है अवध के किसानों की बर्बादी, 19 है वनिता विलास, 20 है औद्योगिकी, 21 है अतीत स्मृति, 22 है साहित्य संदर्भ, 23 है अद्भुत आलाप, 24 है महिला मोद, 25 है आध्यात्मिकी, 26 है वैचित्र चित्रण, 27 है साहित्यालाप, 28 है विज्ञ विनोद, 29 है कोविद कीर्तन, 30 है विदेशी विद्वान, 31 है प्राचीन चिन्ह, 32 है चरित्र चर्या, 33 है पुरावृत्त, 34 है दृश्य दर्शन, 35 है आलोचनांजलि, 36 है समालोचना समुच्चय, 37 है लेखांजलि, 38 है चरित्र चित्रण, 39 है पुरातत्व प्रसंग, 40 है साहित्य सीकर, 41 है विज्ञान वार्ता, 42 है रसज्ञ रंजन, 43 है कालिदास और उनकी कविता, 44 है सुकवि संकीर्तन, 45 है 13वें हिंदी साहित्य सम्मेलन कानपुर अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष पद, 46वां है वागा विलास से भाषण, 47वां है संकलन, 48वां है विचार विमर्श, और 39वां है आत्मनिवेदन, और 50वां है भाषण द्विवेदी मेले के अवसर पर।
ठीक है, अब हम नोट में देख लेते हैं। अब भारत यायावर के संपादकत्व में महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली, प्रश्न पूछा जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली प्रकाशन वर्ष 1995 का संपादक कौन है या किसने इसका संपादन किया है? तो भारत यायावर ने इसका संपादन किया है। प्रकाशित हो गई है यह कृति। इस रचनावली के 15 खंड में मात्र 13वां खंड उनकी कविताओं का है। कुल 15 है, इसमें से जो 13वां खंड है वो कविताओं पर आश्रित है या फिर उस पर आधारित है। शेष 14 खंडों में उनका समस्त मौलिक और अनुदित गद्य साहित्य प्रकाशित है। इस प्रकाशन के बाद हिंदी गद्य साहित्य को आचार्य द्विवेदी के अभूतपूर्व योगदान का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो गया है। तो यहाँ तक हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित टॉपिक था, और अगला जो टॉपिक होगा वो पूरी तरीके से केंद्रित होगा श्याम सुंदर दास पर। ठीक है, तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।